हेलो नमस्ते ट्रेडर्स। फाइनली वो वीडियो आ गई जिसका आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था कि 2024 में इलेक्शन की क्या एनालिसिस है, क्या स्ट्रैटेजी है, आखिर कैसे इस इतने बड़े इवेंट को हम ट्रेड करें, उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। थोड़ा टाइम मैंने ज़्यादा लगाया है क्योंकि कंप्लीट होलिस्टिक एनालिसिस करनी थी। इस वीडियो में आपको पास्ट इलेक्शंस में मार्केट किस हिसाब से मूव किए हैं, किस हिसाब से इंडिया विक्स का एक्शन रहा है, कौन सी सरकार आई है तो क्या रिएक्शन मार्केट का रहा है, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज नहीं छूटने वाली है आफ्टर दिस वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आपको पूरी देखनी चाहिए क्योंकि इवेंट भी बहुत बड़ा है। चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं नए वीडियो पर। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो एक बार फंडामेंटल के बेसिक्स देख लेते हैं, फिर मैं डीप में आने वाला हूं। तो ये हमारा 2024 का जनरल इलेक्शन है, लोकसभा का चुनाव है, जिसमें दो मुख्य पार्टीज हैं वो यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी और उनका गठबंधन एनडीए है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और उनकी इंडिया अलायंस है, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी रीजनल और कुछ नेशनल पार्टीज मिलके एक साथ एनडीए के खिलाफ खड़ी हुई हैं। और हमारी वोटिंग जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है। 1 तारीख को लास्ट फेज होने वाला है और 1 तारीख शाम को यहाँ पर एग्जिट पोल हमारे पास आ जाएगा। एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल बेसिकली मीडिया हाउसेस द्वारा कंडक्ट किया गया एक प्राइवेट क्लोज्ड सर्वे होता है, जिसमें वो लोगों से जाके पूछते हैं कि आप किसको वोट देना चाहेंगे। उसके बेसिस पे एग्जिट पोल्स आते हैं। क्या एग्जिट पोल एक्यूरेट होते हैं? जरूरी नहीं है। एग्जिट पोल को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, एग्जिट पोल में कुछ भी चीजें डाली जा सकती हैं, इसलिए एग्जिट पोल एक्यूरेट नहीं होते। लेकिन एग्जिट पोल हमें एक मोटा मोटी आइडिया जरूर दे देंगे कि किसकी पार्टी आने वाली है, किसकी सरकार बनने वाली है। नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो एग्जिट पोल से मार्केट को एक हिंट मिल सकता है। एग्जिट पोल आर नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट। एग्जिट पोल 1 तारीख को आएगा, तो 3 तारीख को मंडे को हमारे पास पहला दिन रहेगा जब हम यहाँ पे रिएक्शन कर रहे होंगे। तो 3 तारीख को मंडे को हम एग्जिट पोल पे रिएक्ट करेंगे और 4 तारीख को, जो कि मंगलवार का दिन, अच्छा मैं जून के महीने की बात कर रहा हूँ, 4 तारीख को जो मंगलवार का दिन है उस दिन हमारे पास यहाँ पे फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं। जो भी हमारे पास इलेक्शन के रिजल्ट है वो आने वाले हैं। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। वोटों की गिनती सुबह 7:30 8 बजे से शुरू हो जाती है, लगभग एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, और 10:30 11 12 1 बजे के आसपास क्लियर हो जाता है कि कौन पार्टी मेजॉरिटी में आ रही है। काउंटिंग तो रात को 10 बजे तक भी चलती है इफ रिक्वायर्ड। तो हमें आइडिया लग जाएगा करंट रनिंग मार्केट में कि क्या इलेक्शन का रिजल्ट होने वाला है। इस दिन मार्केट कैसा बिहेव करता है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर आप यहाँ पे इलेक्शन ट्रेड करना चाहते हो तो मे बी आप 4 तारीख को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। आप 4 तारीख को यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। पास्ट में ऐसा हुआ भी है, लेकिन अगर एग्जिट पोल में कुछ सरप्राइजिंग नतीजे निकल के आते हैं ना, तो 3 तारीख को ही आपको हो सकता है बड़ी मूवमेंट देखने को मिले। एग्जिट पोल के बेसिस पे हम बड़ा रिएक्शन दे दें और फिर 4 तारीख को हम कोई भी सिग्निफिकेंट रिएक्शन ना दे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो अगर आप कोई स्पेक्यूलेशन वाली पोजीशन बनाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से वो पोजीशन आपको फ्राइडे को बनानी चाहिए, जो कि इस महीने का आखिरी दिन होने। अब आते हैं फंडामेंटली कि अगर बीजेपी पार्टी चुनाव नहीं जीतती है, कितनी सीटें मिलती है, तो क्या होगा। अब देखो, मैं कोई इलेक्शन एनालिस्ट नहीं हूं, मुझे पॉलिटिक्स में एज सच कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहां पर आपको जो फैक्ट बताने वाला हूं वो अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है जिनका काम ही है एनालिसिस। उन्होंने एनालाइज किया है सिचुएशन को। मैं उनके शब्द अपने मुंह से आपको समझाने वाला हूं। इसमें मेरी कोई भी बायसनेस नहीं है। मैं मार्केट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करके ये इलेक्शन ट्रेड नहीं करने वाला हूं। इलेक्शन ट्रेड करना है हमें अपने पैसे को बचाने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए। कोई पार्टी हमें हमारे लॉसेस रिकवर करके नहीं देने वाली। सो वी शुड फोकस अपॉन चार्ट। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे पहली कंपनी है, ये मेरे पास यहाँ पे बर्नस्टेन है, अमेरिका की ये कंपनी है। इन्होंने 4 केसेस में डिवाइड करा है। अगर बीजेपी को 290 सीट मिलती हैं या उससे ज्यादा मिलती हैं, मतलब बीजेपी ही स्टैंड अलोन पार्टी बनती है, बीजेपी अपने खुद बहुमत से यहाँ पे सरकार बना सकती है, तो मार्केट में एक इमीडिएट मार्केट रैली आएगा। यानी 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। उसके बाद भले ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगी ना, उसके बारे में 1 मिनट बात करेंगे, बट इमीडिएटली मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर यहाँ पे बीजेपी को 260 से 290 सीटें मिलती हैं, मतलब बीजेपी अपने दम पे शायद सरकार ना बना पाए लेकिन एनडीए की गवर्नमेंट आएगी, तो उस कंडीशन में माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। मतलब मार्केट स्लाइटली बियरिश हो सकता है। इस कंडीशन में मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा।
इस कंडीशन में मार्केट स्लाइटली नेगेटिव हो सकता है। अगर बीजेपी को 240 से 260 सीटें मिलती हैं तो बड़ा नेगेटिव मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मार्केट में फॉल आ सकता है। और अगर बीजेपी को 240 सीट या उससे भी कम मिलती है ना, तो यहाँ पे मार्केट क्रैश का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। और अगर बाई चांस एनडीए की गवर्नमेंट ही नहीं बनी, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बन जाती है, तो उस कंडीशन में मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से रिएक्ट करने वाला है। 20-25% का फॉल इन कमिंग मंथ पॉसिबल है। उस दिन के दिन 8-10% की गिरावट भी पॉसिबल है अगर बीजेपी और उनकी अलायंस अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाती है तो। ऐसा यहाँ पे बर्नस्टाइन का मानना है। ऐसी ही एक और अमेरिकी कंपनी है जिसको हम यूबीएस कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। कुछ सिमिलर ही इन्होंने कहा हुआ है, उसके बारे में देख सकते हैं। देखो, यूबीएस ये मान के चल रही है कि बीजेपी जीतेगी और वो सिंगल पार्टी मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट बनाएगी, ये यूबीएस अभी मान के चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, मार्केट कॉन्फिडेंट रहने वाला है। अगर बीजेपी फेल हो जाती है, इट्स सिंगल पार्टी मेजॉरिटी, और एनडीए अलायंस के साथ गवर्नमेंट को बनाती है, तो मार्केट कैन बी स्लाइटली लेस कॉन्फिडेंट, मतलब थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। सेम इन्होंने यहां पर भी ये बात बताई है। तो देखो, अगर आप इन दोनों चीजों को देखते हो ना और कंक्लूजन निकालते हो, तो एक सिंपल कंक्लूजन निकल के आ रहा है, और वो कंक्लूजन ये है कि इलेक्शन रिजल्ट पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है, उस कंडीशन में बीजेपी को अपने दम पे सरकार बनानी होगी और कम से कम 350, 360 या 400 सीटें लेके आनी पड़ेंगी। जितना परफॉर्मेंस उनका पिछली बार था उससे अच्छा परफॉर्म करके उन्हें देना पड़ेगा, तब ही मार्केट प्रॉफिट बुकिंग से बच पाएगा। अगर आप मार्केट का चार्ट देखते हो तो मार्केट ऑलरेडी एक ऐसे जगह पे खड़ा है जहां हम बहुत ऊपर के लेवल्स पे खड़े हैं। ये मेरे पास निफ्टी 50 का डेली चार्ट है और आप देखोगे हम अपने ऑल टाइम हाई के लेवल्स पे ऑलरेडी खड़े हैं। और मैं आपको एक रैली याद दिलाना चाहता हूं, यहां पे ये दिसंबर के टाइम पे एक रैली आई थी जो कि बहुत ही ज्यादा क्विक रैली थी। ये रैली इसलिए आई थी क्योंकि बीजेपी 3 स्टेट्स में ऑलरेडी जीत चुकी थी। तो यहां पे बीजेपी के जीतने के बाद जो रैली आई, उसके बाद मार्केट का ऊपर सस्टेन करना, ये आपको यह बताता है कि अगर बीजेपी वापस से जीतती है और नॉर्मल इलेक्शन विन रहता है, नॉर्मल मतलब बीजेपी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी बनती है और एनडीए वगैरह मिला के 310, 320, 330 सीटें अगर बीजेपी को मिल रही है ना, उस कंडीशन में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो जाएगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ये मान के चल रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अगर बीजेपी बहुत भयंकर रिजल्ट लेके आती है ना, तभी जाके लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं और खरीदूंगा, मैं और खरीदने वाला कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि लोगों ने जिनको बाइंग करनी थी उन्होंने कर लिया। मार्केट इज ऑलरेडी एट अ हायर लेवल। इस चीज को समझो। अगर बीजेपी थोड़ा सा भी डगमगाती है या फिर एनडीए की गवर्नमेंट नहीं आती है, कोई भी कंडीशन बनता है ना, हल्का सा भी कॉन्फिडेंस की कमी हो, ये सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग पे उतर आएंगे और प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होते ही मार्केट में एक रनिंग करेक्शन आपको यहां कहीं तक देखने को मिल सकता है, विच विल बी पॉसिबल। तो मार्केट को ऊपर जाना है, बीजेपी को जितना एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अब की बार 400 पार करना ही पड़ेगा अगर मार्केट को ऊपर रखना है, तो नहीं तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। ये तो एनालिसिस हो गई इन्वेस्टर्स के लिए, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, लेकिन एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमें क्या करना है? तो अब हम इंट्राडे ट्रेडिंग पे आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब पास्ट में इलेक्शंस हुए हैं तो सरकार की जीत या हार पे मार्केट ने क्या रिएक्ट किया, एक बार हिस्टोरिक डेटा की मदद से समझते हैं। और ट्रेडर्स आगे बढ़ने से पहले बस कुछ सेकंड के लिए एक जरूरी अनाउंसमेंट, जो हमारे अगले महीने का लाइव ट्रेनिंग बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख 1 जून से, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो अगर आपको बेसिक्स टू एडवांस ट्रेडिंग की सारी चीजें सीखनी है, अलॉन्ग विथ रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजीज, इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग सिस्टम के साथ साथ एक प्रॉपर साइकोलॉजी की मास्टर क्लास भी आपको मिलेगी। इसको एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो कंटेंट सेक्शन में यहाँ पर कोर्स का ब्रोशर और सारे फीडबैक दिए हुए हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो ट्रेडिंग सीखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। तो यहाँ पर वापस आपके सामने मैं 2 डेटा पॉइंट्स लेके आया हूँ। इन दोनों डेटा पॉइंट्स को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाउ मार्केट रिएक्टेड टू इलेक्शन रिजल्ट इन द पास्ट, मतलब इलेक्शन रिजल्ट जिस दिन आता है उस दिन मार्केट का क्या रिएक्शन रहा है। यहाँ पे 1991 से सारी चीजें मार्क की गई हैं। 2004 में यहाँ पर मार्केट बहुत ही ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ गिरा था, लगभग 11-12% का आपको फॉल देखने को मिला था, क्योंकि 2004 से पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी। बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी शायद, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो। उसके बाद कांग्रेस इलेक्ट होकर 2004 में आई थी। तो एक बहुत ही मैसिव सरप्राइज था लोगों को, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आएगी। सबको
यही उम्मीद थी कि बीजेपी थर्ड टाइम कंटिन्यू करने वाली है, बट एक सरप्राइज देखने को मिला। इलेक्शन के दिन मार्केट 12% गिरा और आगे आने वाले एक वीक में लगभग 20 या 22% का फॉल हमें देखने को मिला था। उसके बाद 2009 में मार्केट 17% वापस बढ़ता है। 17% वापस इसलिए बढ़ा क्योंकि जो करंट कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो अच्छा काम कर रही थी और वही कंटिन्यू हुई, तो पॉलिसीज सारी कंटिन्यू हुई, गवर्नमेंट का कंटिन्यूएशन हुआ, जो मार्केट को काफी अच्छा लगा। 17% का हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। 2014 में वापस से गवर्नमेंट बदल जाती है। ये कांग्रेस का टाइम था, यहाँ पे बीजेपी नरेंद्र मोदी जी वापस से बाजी मारते हैं और वो यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। तो गवर्नमेंट कंटिन्यूएशन नहीं होती है, उसके बावजूद यहाँ पे मार्केट आपको स्लाइटली पॉजिटिव क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी को एक बहुत मजबूत मेजॉरिटी मिली थी, लोगों को कॉन्फिडेंस था कि बीजेपी कुछ अच्छा करेगी, और एक दमदार पार्टी, एक कॉन्फिडेंस वाली पार्टी जब रहती है गवर्नमेंट में तो डिसीजन बहुत फास्ट लिए जाते हैं। इसीलिए मार्केट उतना गिरा नहीं, लेकिन मार्केट बढ़ा भी नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखना। जब 2019 में जब मोदी जी वापस कंटिन्यू करते हैं तो मार्केट में स्लाइटली फॉल आया था, बट कोई बड़ी रिएक्शन देखने को नहीं मिली। तो वैसे देखा जाए जितनी बार मोदी जी जीते हैं ना, उतनी बार कोई मार्केट में बड़ी रिएक्शन हमें देखने नहीं मिली है। तो इस बार भी मोदी जी को बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी मार्केट ढंग के काम करेगा। नहीं तो बढ़िया परफॉर्मेंस अगर नहीं आ पाती है ना, एक्सपेक्टेशन से बिलो परफॉर्मेंस आती है, तो भी मार्केट में प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। उस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि सरकार बनने के बाद, मतलब जब से चुनाव अनाउंस हुआ उसके बाद से लेके सरकार बनने तक कैसे मोमेंटम थी। तो लगभग सिमिलर मोमेंटम थी। 2004 में आप देखो 25% मार्केट गिरा था, 2009 पे लगभग 60% मार्केट बढ़ गया था, 2014 पे 14% और यहाँ पे 4% के आसपास इंक्रीज था। तो ये ट्रेंड अभी चला हुआ आ रहा है सेंसेक्स और निफ्टी में। इससे आपको क्या समझने मिलता है? जो चीजें मैं बता रहा हूं वो ये है कि जरूरी नहीं है कि मार्केट उस दिन बहुत बड़ा मूवमेंट करे, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा जो केवल इस पे डिपेंड करती है कि इलेक्शन के दिन बड़ा मूव आया तो ही आपका पैसा बनेगा। बड़े मूव्स भी आते हैं, लेकिन वो तभी आते हैं जब सरप्राइज मिलता है। अगर सरप्राइज नहीं मिला तो मार्केट बड़ा मूव नहीं करेगा। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नॉर्मल परफॉर्मेंस के साथ सरकार बनाती है, बड़ा मूवमेंट नहीं देखने मिलेगा, मे बी डाउन साइड थोड़ा मार्केट मूव कर जाए। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, इन चीजों को ध्यान रखिएगा अच्छे से। मैंने यहाँ पे एक और ग्राफ आपके लिए निकाल रखा है जिसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद कैसा मार्केट मूव किया था। तो ये बेसिकली यहाँ पे डेली चार्ट है। ये देखो, ये इलेक्शन का वोटिंग पीरियड था। वोटिंग पीरियड के दौरान मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ रहा था और उसके बाद मार्केट में फिर एक तगड़ा ब्लास्ट देखने को मिला। ये 2009 की बात है, ये 2009 की बात है जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपना कंटिन्यूएशन किया था और उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज सा हो गया, बट इलेक्शन के दिन आपको एक तगड़ा रिएक्शन देखने को मिला। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ये है मेरे पास 2014 का चार्ट। जब मोदी जी पहली बार आए थे तो वहां पे क्या हुआ था, ये वोटिंग पीरियड, नहीं मोदी जी आए थे हाँ यहाँ पे 2014 में, तो ये वोटिंग पीरियड चल रहा था। मार्केट लगभग साइलेंट था, देखो एक ऐसे चैनल में चल रहा था, साइलेंट मार्केट था, लेकिन उसके बाद फिर एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिला। इलेक्शन के दिन मार्केट ज्यादा बड़ा मूव नहीं किया, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आया। उसके बाद मार्केट में एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिली 2014 में। और अगर आप 2019 की बात करोगे तो ये 2019 का मार्केट है। यहाँ पे वोटिंग चल रही थी, वोटिंग से पहले डिप आया है, वोटिंग से पहले डिप हर बार आया है और इस बार भी वो डिप आ रहा है। उसके बाद से मार्केट में ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं मिला, मार्केट ऑलमोस्ट साइलेंट सा ही हो गया, कोई खास रिएक्शन देखने को हमें नहीं मिला है अभी तक। तो कुल मिला जुला के चीजें यही हैं। अगर कोई मार्केट को सरप्राइज मिलता है, मतलब अगर इंडिया वाली अलायंस बन जाती है, इंडिया वाली अलायंस की गवर्नमेंट बन जाती, पक्का मार्केट क्रैश होने वाला है, ऑलमोस्ट कंफर्म है। अगर बीजेपी को बढ़िया मेजॉरिटी नहीं मिलती है, मार्केट में एक रनिंग करेक्शन आ सकता है। अगर बीजेपी जीतती है और बहुत बड़े नंबर से जीतती है, तब जाके मार्केट ऊपर सस्टेन कर पाएगा। ये हम फंडामेंटल एनालिसिस से समझ रहे हैं। देखिए, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे हिस्टोरिक इंडिया विक्स का चार्ट लगा रखा है। यहाँ पे ये 2008 का क्रैश है, आपको पता होगा जब हाउसिंग मार्केट क्रैश हो गया था। 2009 के इलेक्शंस है, इंडिया विक्स चला गया था 50 के आसपास। 2014 के इलेक्शंस, इंडिया विक्स का हाई लगा था 31 के आसपास। 2019 के इलेक्शंस, इंडिया विक्स का हाई लगा था 23 के आसपास। फिर ये तो कोविड है, कोविड का स्पाइक है, इसको आप छोड़ दो। उसके बाद अभी हमारे पास जो इंडिया विक्स की वैल्यू चल रही है वो लगभग 26-27 के आसपास चल रही है। तो इंडिया विक्स यहां से बढ़ने वाले हैं। इंडिया विक्स बढ़ के 28 जा सकते हैं, 30 जा सकते हैं, 32 जा सकते हैं। इंडिया विक्स में इंक्रीज आने वाला है। ये चीज अभी हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, हमारे लिए मायने रखती है इलेक्शन के दिन क्या होगा। इलेक्शन के दिन इंडिया विक्स में जबरदस्त क्रैश आएगा। ये आप स्पाइक देख रहे हो,
यहाँ से मार्केट क्या फिर धड़ाम से नीचे, ये आपको स्पाइक नजर आ रही है, ये धड़ाम से जो नीचे वाली स्पाइक है, तो ये वाली चीजें होने वाली हैं। इलेक्शन के दिन इंडिया विक्स में एक जबरदस्त स्पाइक आएगा, मार्केट 10% से लेके 25% इंडिया विक्स गिर सकता है उसी दिन। जब इंडिया विक्स गिरता है तो क्या होता है, जब इंडिया विक्स फॉल करता है उस कंडीशन में यहाँ पे प्रीमियम के प्राइसेस जो बहुत तेजी से डीके होते हैं, बहुत फास्ट तरीके से प्रीमियम के प्राइसेस यहाँ पे डीके होते हैं। तो मार्केट में अगर बड़ी मूवमेंट उस दिन नहीं आई ना, और आपने बड़े मूवमेंट वाले ट्रेड बना रखे हैं, तो आपका पैसा नहीं बनेगा। अगर मार्केट उस दिन धीरे धीरे भी जा रहा है ना आपके फेवर में, तो भी आप पैसा नहीं बना पाओगे अगर आपने कोई नेकेड डायरेक्शनल ट्रेड ले रखा है जिसमें बड़ी मूवमेंट से आपका पैसा बनेगा। तो इसीलिए स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करना जरूरी है ये। और कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी हैं जो आप इलेक्शन के दिन बना सकते हो, या इलेक्शन के बाद आगे आने वाले दिनों में आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। तो मैं एक तरफ छोड़ के आपको अधूरा काम देके नहीं छोड़ने वाला, पूरी मेहनत करिए इस वीडियो में। तो आपको दोनों टाइप की स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि इलेक्शन के रिजल्ट से पहले आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो तो कौन सी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन से पहले वाली स्ट्रैटेजीज के बारे में। देखो, अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, कोई स्ट्रैटेजी ट्रेड करनी है, कुछ भी ट्रेड करना है, तो दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, एक नेकेड, एक हेज। नेकेड मतलब आप कोई भी एक पोजीशन उठा लो जो डायरेक्शनल रहेगी, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है कि मोदी जी जीतने वाले हैं और मोदी जी बड़े अंतर से जीतने वाले, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस क्यों की, मैंने टाइम पास करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस नहीं की, ताकि मैं आपको एक क्लियर ऑब्जेक्टिव दे सकूं जो ज्यादातर लोग सोच रहे हैं। मार्केट क्या करेगा, नो वन कैन नो, कोई नहीं जान सकता है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दूंगा थोड़ी देर में लास्ट में वीडियो के, समझ लेना उसको। मार्केट क्या करेगा कोई नहीं जान सकता, बट ज्यादा लोग क्या सोच रहे हैं उसके हिसाब से। अगर आपको लगता है मोदी जी सरप्राइज करने वाले हैं, तगड़ा रिजल्ट आने वाला है, तो आप कॉल की नेकेड पोजीशन लेके जा सकते हो, आप कॉल बाई करके जा सकते हो। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट 1-2% ऊपर जाता है ना उस दिन, तो नेकेड बाइंग के पोजीशन में आपका पैसा नहीं बनेगा, ज्यादा पैसा आप नहीं कमा पाओगे, कुछ पैसा हाथ लगेगा, क्योंकि प्रीमियम जबरदस्त डीके होने वाले हैं उस दिन। जब तक भयंकर मोमेंटम नहीं आती ना, तब तक प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। प्रीमियम के मूवमेंट का जिम्मेदार यहाँ पे कुछ चीजें होती है। पहला हमारे पास यहाँ पे होता है डेल्टा, डेल्टा के ब्रैकेट में गामा भी लिख देना, दोनों लगभग एक ही साथ काम करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है थीटा का इफेक्ट। तो जो थीटा है वो यहाँ पे प्रीमियम को गिराता है, और जो डेल्टा है वो प्रीमियम को यहाँ पर बढ़ाता है। थीटा के ब्रैकेट में मैं आपको आईवी भी लिख दे रहा हूं, जो भी इसमें इंपैक्ट करता है, जिसको वेगा कहते हैं। तो वेगा और थीटा लगभग एक साथ काम करने वाले उस दिन। तो अगर डेल्टा ज्यादा प्रीमियम को ऊपर नहीं बढ़ा पाया ना, तो थीटा प्रीमियम को बढ़ने ही नहीं देगा। जब इंडिया विक्स गिरती है तो आईवी गिरती है, वेगा कम होता है। वेगा कम होने से जो टाइम वैल्यू है वो बहुत फास्ट डिक्रीज होने लगती है। तो उस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर आपको लग रहा है 1-2% मार्केट भागेगा ना, तो डायरेक्शन नेकेड पोजीशन बना के कोई फायदा है ही नहीं, आप इंतजार कर लो, रिजल्ट आने तो फिर देखना। तो अगर आपको लग रहा है मोदी जी बहुत तगड़े तरीके से सरप्राइज करने वाले हैं, तो आप नेकेड कॉल बाई करके लेके चले जाओ। जितने रुपए का आप कॉल बाई करोगे उतना आपका रिस्क है। आपको लग रहा है मुझे 5,000 का रिस्क लेना है, 5,000 की कॉल आप बाई कर लो। कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे, तो देखो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाने की कोशिश मत करिए। अगर आपको लग रहा है बड़ा मोमेंटम आएगा ना, तभी आउट ऑफ द मनी जाइए। तो अगर आप मान रहे हो बड़ा मोमेंटम है, आउट ऑफ द मनी जा सकते हो, थोड़े सस्ते प्रीमियम खरीद सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है एक ठीक ठाक मोमेंटम आएगी, बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं आएगी, उस कंडीशन में ज्यादा आउट ऑफ द मनी मत जाइएगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में जो डीके है वो और फास्ट होगा, उस चीज का ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि मोदी जी ज्यादा बड़ी अमाउंट से नहीं जीतेंगे, मोदी जी की सरकार बन जाएगी, ज्यादा बड़े अमाउंट से नहीं जीतेंगे, तो आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हो। मुझे नहीं लग रहा मार्केट कोई रिएक्शन देगा। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि यार मोदी जी नहीं जीतने वाले हैं, उनकी पार्टी मेजॉरिटी नहीं आएगी, उनकी सरकार नहीं बन पाएगी, तो आप यहाँ पे पुट बाई करके ले जा सकते हो, आपको यहाँ पे फायदा हो जाएगा। ये जो बाई करने वाला आपको ट्रेड करना है, ये आपको फ्राइडे को करना है, मंडे को नहीं करना है, आपको फ्राइडे को करना है। और ये ऑर्डर आप 2 बजे के बाद कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो फ्राइडे के दिन पे, क्योंकि 1 तारीख को एग्जिट पोल आएगा, और अगर एग्जिट पोल पे रिएक्शन देना है ना, तो 3 तारीख को मार्केट गैप डाउन या गैप अप खुलेगा, जो कि बहुत बड़ा होगा। अगर सच में कुछ सरप्राइज रहा तो एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है, जिससे मार्केट में आपको नई पोजीशन बनाने के मौके नहीं मिलेंगे। तो ऑलरेडी फ्राइडे से आपके पास पोजीशन रहेंगी, तो आप उसको बना सकते हो। देखिए, अगर आप हेज की हुई पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास, आप लॉन्ग स्ट्रैडल बना सकते हो, या लॉन्ग स्ट्रैंगल यहाँ पे आप बना के ले जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर ये है
कि आप यहाँ पे स्प्रेड्स बना सकते हो। लॉन्ग ट्रायंगल बनाने में आपका कैपिटल कम लगने वाला है, स्प्रेड्स बनाने में आपके कैपिटल यहाँ पे थोड़े से ज्यादा लगने वाले हैं। दोनों स्ट्रैटेजी है, मैं दोनों स्ट्रैटेजी क्या क्या मैं विस्तार से समझाता हूँ, समझने की कोशिश करेगा। ये पोजीशन भी आपको फ्राइडे को ही बनानी है, क्योंकि जो होना होगा वो 3 तारीख को हो जाएगा मंडे को, तो आप पछताओगे फिर बाद में कि यार मैंने पोजीशन क्यों नहीं बनाई। सबसे पहले हम लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। आपको फ्राइडे के दिन एक कॉल बाई कर लेना है और पुट बाई कर लेना है इक्वल अमाउंट पे। जो आप क्वांटिटी बाई करोगे वो इक्वल बाई करोगे। और कॉल पुट का स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना उस पे आता हूं अभी, बट ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी का पे ऑफ ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनता है। मतलब अगर मार्केट में ज्यादा बड़ी मोमेंटम नहीं आई ना, तो आपका यहाँ पे लॉस होने वाला है, क्योंकि जो भी आपने प्रीमियम पे किया है कॉल और पुट के लिए, दोनों गल के जीरो हो जाएंगे। तो आपको एक एरिया दिख रहा है, जैसे कि जो मैंने अभी एक एग्जांपल के लिए बनाया है, वो मैंने यहाँ पे फिन निफ्टी में बनाया है आप लोगों के लिए। फिन निफ्टी में क्यों बनाया है मैंने, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी है 4 तारीख को, तो एक्सपायरी वाले इंडेक्स जो हैं उनका प्रीमियम हमें थोड़ा सस्ता मिलेगा, इसीलिए हमने फिन निफ्टी एक्सपायरी में प्लानिंग करी है। अब यहाँ पे मैंने 22,500 का कॉल बाई किया है और 20,500 का पुट बाई किया है। एक का प्राइस है 137 रुपए, दूसरा का प्राइस है 150 रुपए। लगभग जो दोनों प्राइसेस हैं वो आसपास है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो वो लगभग सिमिलर हो दोनों पे। आपको ये सेम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी के हिसाब से सिलेक्ट करी ना। आपको ये सिलेक्ट करना है फ्राइडे के हिसाब से, जहां भी मार्केट चल रहा होगा उसके बराबर दूरी पे कॉल और पुट आपको बाई कर लेने हैं। अगर आपके पास धन का अकाउंट है तो वहां पे आप बिल्डर में जाके ऐसे चेक भी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 22,500 और 20,500, तो मैंने लगभग 20,000 21,000 मतलब मैंने 2,000 पॉइंट के गैप में कॉल और पुट को बाई किया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो 20,500 22,500, उसमें आप थोड़े पॉइंट और ऐड कर दो। अगर इतना दूर मार्केट रहता है तो मैं कोई पैसे नहीं कमाने वाला हूं। यानी मैं पैसे तभी कमाऊंगा जब जो मैंने रेंज बनाई है उस रेंज से बाहर मार्केट निकल जाए, उस रेंज से ज्यादा बड़ी मूवमेंट कर दे, तभी मेरे यहाँ पे पैसे बनने वाले हैं। इस चीज का आपको लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रैटेजी में ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने ओटीएम सिलेक्ट किया है बहुत ज्यादा, ताकि मेरे प्रीमियम बहुत सस्ते मुझे मिल जाए, मुझे प्रीमियम सस्ते मिल जाए, इसीलिए मेरे पास रेंज इतनी बड़ी आ रही है। अगर आपको रेंज छोटी बनानी है वो भी आप कर सकते हो, आपको बस महंगे प्रीमियम खरीदने की जरूरत है। तो आपकी जो रेंज है ना, वो जैसे मान लो मैंने 2,000 पॉइंट के गैप में खरीदा ना, अब 1,000 पॉइंट के गैप में खरीदना, तो आपके लिए जो लॉस वाला एरिया है वो भी छोटा हो जाएगा। तो जितने मोमेंटम की उम्मीद है उतना आप आउट ऑफ द मनी जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा मूव करेगा, आपको ज्यादा पैसा कमाना है, तो एकदम आउट ऑफ द मनी चले जाओ, सस्ते कॉल प्रीमियम ज्यादा अमाउंट में खरीद लो, ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लो। अगर आपको लग रहा है ज्यादा मूव नहीं करेगा तो आप थोड़े महंगे प्रीमियम खरीदो, उनकी क्वांटिटी आप कम रखो, आपको उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस होगा। तो ये हमारे पास ट्रायंगल स्ट्रैटेजी थी। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं फ्राइडे को आपको थोड़ा बता दूंगा कि कैसे आप पोजीशंस बना सकते हो या फिर मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं लाइव भी आऊंगा, तो इलेक्शन के पूरा दिन मैं लाइव रहने वाला हूँ। उससे पहले भी डेली लाइव रहता हूँ, बट उस दिन लाइव ट्रेडिंग में हम अच्छे से इन्हीं स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, जो हमारे पास दूसरी स्ट्रैटेजी है ना, वो स्प्रेड वाली ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है। ये स्प्रेड जो स्ट्रैटेजीज होती है ये बेसिकली होती है डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग भी इनको कहते हैं, कि मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेल कर रहा हूं, अपनी पोजीशन को बस हेज कर ले रहा हूं। क्योंकि अगर आप कोई ऑप्शन सेल करते हो तो आपका लॉस इन्फिनाइट हो जाता है, तो उस लॉस को मैनेज करने के लिए यहां पर ये स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हो। तो यहां पे बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ध्यान से सुनो, इसको आप बिल्डर में जाके टेस्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने इसमें स्पेसिफिक आपको कोई स्ट्राइक प्राइस अभी नहीं दी है। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको पी बेचना है, आपको यहां पे पुट सेल करना है और आपको यहां पर पुट बाई करना। जो आप पुट सेल करोगे वो महंगा रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे 300 का पुट सेल कर दिया और मैंने लगभग यहां पे 180 रुपए का पुट बाई कर लिया, तो जो नेट इसका डिफरेंस है ना, वही मेरा यहाँ पे लॉस बचेगा। तो उस हिसाब से आपका लॉस मैनेज हो जाएगा। इसको स्प्रेड स्ट्रैटेजीज कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो प्रीमियम है वो क्रेडिट होता है। तो अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, आप महंगा पुट बेचोगे, सस्ता पुट खरीदोगे। अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगा, अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगा इलेक्शन के दिन पे, तो आप यहां पर जो कॉल है उसको सेल कर सकते हो और दूसरा कॉल यहां पे आप बाई कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजीज आप बना के यहां पे
जा सकते हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है जो आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये ऑप्शन सेलर्स के लिए जिनके पास बड़ा कैपिटल है वो ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा कि मार्केट किधर भी जाए, इसमें आपको वही एडवांटेज मिलने वाला है कि अगर मार्केट में कोई एक डायरेक्शन आपको पता है तो एक फिक्स लॉस वाली आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। जनरली ये रिकमेंडेड नहीं होता है, ये रिकमेंडेड इसलिए नहीं होता है ना क्योंकि इलेक्शन से पहले आईवी जो है वो बढ़ेगी, तो आपको यहाँ पे जो आपने प्रीमियम सेल किया है ना वो जल्दी डीके नहीं होगा, तो आपका कोई खास फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए इसको छोड़ ही दो। आप बाइंग वाले पे फोकस करो। जो सेलिंग वाली स्ट्रैटेजी है वो हम इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद करते। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि 4 तारीख को आप कैसी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। इलेक्शन डे के दिन क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पोजीशन है तो आप उसी पोजीशन को कैरी करो इलेक्शन वाले दिन भी, जो होगा यहाँ पे देखा जाएगा। तो एक तो तरीका है कि आप इलेक्शन वाले दिन कुछ भी ट्रेड मत करो, जो भी पोजीशन है उसी को आप कैरी फॉरवर्ड करो, उसी में देखा जाएगा, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट, लॉस होगा लॉस, उसी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नई पोजीशंस नहीं बनाएंगे। अगर आप कोई पोजीशन पहले नहीं बनाना चाहते हो तो इलेक्शन वाले दिन आप मोमेंटम स्कैल्पिंग कर सकते हो। वो क्या होता है? अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में एक बड़ी कैंडल बनती हुई दिखती है, उसका हाई मार्केट ब्रेक करता है, आप उसी डायरेक्शन में प्लान करो, हर कैंडल पे अपनी एसएल को ट्रेल करते रहो। अगर मान लो ऐसा मार्केट कर रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक बड़ी कैंडल दिख गई, फिर मान लो नीचे गिरने वाली, फिर आप नीचे का भी ट्रेड ले सकते हो। मार्केट का डायरेक्शन मत पकड़ो, जिस भी डायरेक्शन में बड़ी बार बिग कैंडल या फ्लो एंट्री बन रही है, आप फ्लो में एंटर करो मार्केट में, अपनी पोजीशन को ट्रेल करो प्रॉपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। मार्केट रिवर्स करता है तो आप रिवर्सल में भी पोजीशंस बना सकते हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे मोमेंटम स्कैल्पिंग कर सकते हो। बाकी मैं ट्रेड लेके होल्ड करना आपको ऐसे सजेस्ट नहीं करूंगा कि ट्रेड लेके होल्ड कर लो, कि लेके बैठ ही जाओ, क्योंकि मार्केट घूम सकता है। मार्केट अगर घूमना शुरू करेगा ना तो वो आप प्रॉफिट में भले ही बैठो, आपको ऐसे लेके चले जाएगा। तो स्कैल्पिंग इज द बेस्ट ऑप्शन जो उस दिन आप फॉलो कर सकते हो। अब ये तो हो गई ऑप्शन बाइंग में स्ट्रैटेजीज। जो मेन कमाई होगी उस दिन ऑप्शन सेलर्स की ज्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स में जो आईवी है वो बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा, तो प्रीमियम बहुत तेजी से गलने वाले हैं। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो, आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, एक बार वो देखते हैं। तो देखो, अगर आप ऑप्शन सेलर हो ना, मैं आपको फिक्स लॉस वाली स्ट्रैटेजीज ही बताऊंगा। कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो फिक्स लॉस वाली स्ट्रैटेजी ही बनाइए। कोई डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो भी फिक्स लॉस वाली बनाइए, नॉन डायरेक्शनल बना रहे हो तो भी आप फिक्स लॉस वाली ही स्ट्रैटेजीज बनाएं। आप यहाँ पे आयरन बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर जैसी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। अगर मार्केट कहीं मूव नहीं कर रहा है तो आपने देखा यार कुछ खास रिजल्ट आया नहीं, मार्केट में कोई बड़ी मोमेंटम है नहीं, 1-2-2.5% की मूव बड़ी नहीं होगी उस दिन, आपको मैं पहले ही बता रहा हूं। तो उतना ही अगर मार्केट मूव कर रहा है ना, तो एक बड़ी रेंज पकड़ के आप आयरन बटरफ्लाई या आयरन कॉन्डोर जैसी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, जिसमें आपके लॉस यहाँ पे फिक्स रहते हैं। नेकेड स्टैडल स्ट्रैंगल मत ट्रेड करेगा उस दिन, मार्केट में स्पाइक्स आ सकती हैं और उस स्पाइक में बहुत बड़े लॉसेस के चांसेस हैं। तो आप आराम से ऑप्शन सेल कर सकते हो, लेकिन फिक्स लॉस वाली स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेगा उस दिन। बाकी उस दिन मैं लाइव रहने वाला हूं तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो फाइनली हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये इलेक्शन कैसे ट्रेड करने वाले हो। लास्ट में सबसे जरूरी डिस्क्लेमर आपको ये देता हूं कि इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा हाइप मत हो जाना। जो भी बहुत बड़े ट्रेडर्स रहते हैं या जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स रहते हैं वो इवेंट में ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं। इवेंट में ट्रेड करना हमेशा ज़रूरी नहीं है। इवेंट में आपका जैकपॉट लग सकता है बट लॉसेस भी आपको बड़े हो सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता है तो आप लोगों से निवेदन है कि इवेंट से दूर रहें। इवेंट पे कृपया सोच समझ के काम करें। और अगर आप कॉल पुट बाई वाली कुछ स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो और आपको लग रहा है आप अपने जिंदगी भर का लॉस रिकवर कर लोगे, आपको तगड़ा जैकपॉट लग जाएगा, तो डाउन साइड ध्यान रखना। यानी उतना ही कैपिटल आप लगाइएगा किसी भी ट्रेड में जितना आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हो। एक्स्ट्रा रिस्क मत लीजिएगा। इलेक्शन 4-5-6 दिन की बात है, उसके बाद पूरा मार्केट बचा रहेगा। इलेक्शन में अगर कैपिटल वाइप आउट हो गया तो आगे आप ट्रेड करने के लिए बचोगे ही नहीं। तो अपने आप को रोक के रखना है, इस गेम में बनाए रखना है। उतना ही कैपिटल लगाएगा जितना आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हो। चलिए वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मेहनत अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेगा। और इलेक्शन के दिन मैं लाइव रहूंगा तो सारी चीजें हम लाइव में बैठ के करेंगे आराम से। आप लाइव जरूर ज्वाइन करेगा। चलिए यहीं पे इस वीडियो को बंद करते हैं। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।